आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती। बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि आज हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री, छोटा कद, 5.5 फीट की हाइट, लेकिन इतनी बड़ी बातें, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। आज शास्त्री जयंती भी है। लोगों को लग रहा होगा संडे है, छुट्टी बर्बाद हो गई। बहुत लोग इसको सिर्फ एक छुट्टी की तरह देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने जरूरी हैं लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी हमारे लिए। गांधी जी के पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, ढेरों लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन आज हम शास्त्री जी के बारे में भी जानेंगे। इनकी 4 किताबें मैंने पढ़ी, इन्होंने नहीं लिखी, लेकिन इनके जो पुत्र हैं अनिल शास्त्री, उनकी किताब का रिव्यू भी मैंने किया हुआ है। तो हम बहुत सारी लाल बहादुर शास्त्री की स्टोरी जानेंगे। ये आपको पता ही है, अलेक्सी कोसिगिन, जनरल अयूब खान और बीच में शास्त्री जी। शास्त्री जी की हाइट थोड़ी कम थी। इनकी सबसे बड़ी बात इतना बहुत ही विटी नेचर के थे ये, मतलब ये इतने हाजिर जवाब थे, इतने हाजिर जवाब थे, और इतना लोग इनसे प्यार करते थे। मतलब भारत के इतिहास में बहुत ही कम लोग हुए जिनके हेटर्स ही नहीं है। मतलब जहां से वो जाते थे, अगर ये पता चल जाता था ना, तो समझ लीजिए कि एकदम जुलूस, एकदम मतलब पूरा देश कहीं आ जाए, इतनी भीड़, लोग अपना काम नाम छोड़ के भैया देखना है इन्हें। उनमें से एक थे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री से एक बार जनरल अयूब खान ने पूछा, ऐसे ही थोड़ी सी चुटकी लेने की कोशिश की, अरे आपकी हाइट बहुत कम है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, इसीलिए जब भी मैं आपसे बात करता हूं, मैं सर उठा के बात करता हूं और आप सर झुका के बात करते हो। ये ऐसा विटी नेचर था शास्त्री जी का। आपको पता है, मतलब इनका अगर आप 1% भी हो जाए, ये इतने ईमानदार, इतने ईमानदार, ईमानदारी इनके रग रग में थी। 1904 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था मुगल सराय में। बहुत ही कम उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया। इतने गरीब, बहुत ही गरीबी ने इनको घेर लिया था। आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा इंसान जो इतना गरीब, इतनी प्रॉब्लम्स, वो आज देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और देश का प्रधानमंत्री नहीं, वो इतना बड़ा प्रधानमंत्री बनेगा कि अमेरिका पूरा वाइब्रेशन मोड में रहता था। अभी भी इनके मौत का रहस्य कोई नहीं जानता। अमेरिका इतना घबरा गया था लाल बहादुर शास्त्री से कि बैंड बज गई थी अमेरिका की, कि भाई कौन आ गया है ये, समझ रहे हैं? अमेरिका से मदद, वो भाड़ में जाओ, तुम्हारी मदद नहीं लेंगे, निकलो यहां से। PL 480 सबसे घटिया गेहूं जो भेज रहे हो, नहीं लेना तुमसे, हम स्वाभिमान की पराकाष्ठा है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जब जन्म हुआ तो इनके पिताजी का बहुत जल्दी देहांत हो गया। अब भैया काफी बड़ा परिवार, बड़ी मुश्किल, पढ़ाई में बहुत मुश्किल थी, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। आपको बताता हूं कि स्टोरी। एक बार क्या हुआ था कि इन्होंने, छोटे थे ये, तो आम का बगीचा था, तो वहां पे जाके इन्होंने काम तोड़ लिया। अब वहां पे माली आया, तो माली ने डांटा लाल बहादुर शास्त्री को और ये समझाया कि बेटा कभी भी कोई चीज पूछ के करनी चाहिए। ये जो इंसिडेंट है लाल बहादुर शास्त्री के मन में बस गया। देखिए, इनके अंदर ईमानदारी जो है ना, रगों में इनकी ईमानदारी दौड़ती थी। आप ये समझिए कि ये इतने ज्यादा ईमानदार थे कि इनको स्कूल जाना पड़ता था, और स्कूल गंगा पार था, गंगा क्रॉस करके। तो ये क्या करते थे, अपने कपड़े उतार के, कपड़े को लेके सर के ऊपर टांग के पूरी गंगा क्रॉस करते थे, तैर के जाते थे। तो कई बार भाई ये जब जाते तो जो टीचर्स थे बोलते यार ये भीगा हुआ है, ये जब भी आता है इसकी यूनिफॉर्म भीगी रहती है। तो एक बार टीचर ने डांट दिया। तब अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री खुद से कभी कुछ नहीं बोलते थे। तब इनके दोस्तों ने बताया कि ये पूरा गंगा पार करके स्कूल जाता है, और फिर टीचर ने हेल्प की मदद की, मना कर दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। यहां तक जो नाव वाला था वो बोलता था, अरे बेटा क्या कर रहे हो, तुम आ जाओ, मैं पैसे नहीं लूंगा। मना कर देते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, और जिस चीज के मैं पैसे नहीं दे सकता, देयर आर नो फ्री लंचेस। कितनी बड़ी सीख है आज के समय में। आप लोग फ्री फ्री फ्री, ये मुफ्त वो मुफ्त, कोई फ्री लंचेस नहीं है। इतना स्वाभिमान रखो अपने पास कि खुद कमा पाओ, और अगर नहीं पैसे दे पा रहे हो तो वो ऐसा मत लो। ऐसे ढेरों, एक बार आपको एक और कहानी बता दो, स्कूल की कहानी है। इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, बट ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भाई एग्जाम दिया, टॉप किया, लेकिन ये किताबें नहीं ला पाते थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि टीचर ने बोला कि इधर आओ। टीचर ने इनको बड़ा फटकारा कि तुम्हारी किताबें नहीं है ना, तुम्हारे पास कॉपी है ना किताब है, काम तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, हर एग्जाम में टॉप, लेकिन किताब क्यों नहीं लाते हो, ऐसे नहीं चलेगा, निकलो ऐसे। बहुत बड़ा बेइज्जत करके इनको बाहर निकाल दिया। तब इनके दोस्त ने बोला कि सर आपको पता है शास्त्री जी इतने गरीब हैं, उस समय तो शास्त्री जी इनको नहीं टाइटल मिला था, लेकिन वो इतने गरीब हैं कि उनके पास किताबें खरीदने तक का पैसा नहीं है। आपको पता है कि वो, मैं किताबें उधार देता हूं तब वो जाके पढ़ते हैं। तो फिर वो वहीं पे ही एकदम, जो टीचर था वो एकदम शांत हो गया और शास्त्री जी को बोला कि बेटा
बहुत आगे जाओगे तुम, हम पढ़ाएंगे तुम सबको, मतलब तुमको। तो ऐसे थे और बहुत ही ब्रिलियंट है भैया, विद्यापीठ में पढ़े, इतने ब्रिलियंट थे। इनको बहुत अच्छा नेगोशिएटर बोला जाता था, है ना, इतना अच्छा नेगोशिएटर कि कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया जाता था कि आप नेगोशिएट करिए, आप बताइए। भैया कांग्रेस में जुड़ गए, आंदोलन में जुड़े, स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े, और वहीं पे ही इनको खिताब मिला शास्त्री जी का, द मैन हु नोज एवरीथिंग, जो हर एक चीज इनको पता होती थी। भारत आजाद होता है, उसके बाद कांग्रेस में ये बहुत बड़े नेता हो गए। अब कांग्रेस में भी भैया आप ये समझिए कि इनकी ईमानदारी के चर्चे जो है, अंग्रेज भी इनके कायल थे, ये इतने ईमानदार थे। आपको पता है शास्त्री जी इतने ईमानदार थे, मतलब किसी से एहसान लेते ही नहीं थे, ये चीज है। तो अब क्या हुआ कि भारत आजाद हुआ और उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस में मिनिस्टर बने ये। अब इसमें भी कहानी बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। इनके जो बच्चे थे अनिल शास्त्री, तो अनिल शास्त्री हमेशा ये कंप्लेन करते थे कि हम तो आपके बेटे हैं और हमको तो, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को ना कोई प्रिविलेज दी ही नहीं, 1% की प्रिविलेज। तांगे से जाते थे इनके बच्चे स्कूल, इनके बच्चे स्कूल तांगे से जाते थे। तो ये हमेशा बोलते थे कि बेटा मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन तुम एक प्रधानमंत्री के बेटे नहीं, तुम मेरे बेटे हो, तो तुमको वही वैसे ही रहना पड़ेगा जैसा एक आम इंसान का बच्चा रहता है। अपनी मेहनत से सारी चीजें करो, मुझ पे मत डिपेंड हो, कभी भी फेवर्स नहीं दिए। देखिए कितने ईमानदार। आजकल क्या होता है, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, नेता को फर्क ही नहीं पड़ता है। एक ट्रेन हादसा, उस समय रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने ही रिजाइंड एज अ रेलवे मिनिस्टर, ही रिजाइंड। एक बार क्या हुआ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये जो इनकी वाइफ थी ललिता शास्त्री, वो 2 कदम और आगे, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बिल्कुल सही बात है। तो ललिता शास्त्री से इन्होंने एक बार पत्र लिख के पूछा कि मैं तुमको 50 रुपए महीना भेजता हूं, तुमको बेटा, मतलब तुमको पूरे तो पड़ जाते हैं ना। तो ललिता शास्त्री ने जवाब दिया कि अरे आप 50 रुपए क्या, आप 40 रुपए में ही हमारा गुजारा हो जाता है, 10 रुपए बच ही जाते हैं। तो उसके बाद पता क्या किया, अगली बार से 40 रुपए ही भेजने लगे। क्यों? क्योंकि बाकी के 10 रुपए ये भेजते थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, ये लोग देश के लिए काम करेंगे। इतने ईमानदार, अपने लिए 1 रुपए नहीं जमा करके रखा। आपको मैं एक बात बताता हूं, इनके पास कार नहीं थी, खुद की कार नहीं थी, ऑफिस की कार थी। एक बार क्या हुआ कि अनिल शास्त्री जो इनकी कार लेके निकल गए, ठीक है, कार लेके पूरा घूम लिया। उस समय इम्पाला कार होती थी जो प्राइम मिनिस्टर्स होते थे। तो अब भैया जब अनिल शास्त्री ने पूरा सैर कर ली तो इनको पता चला, इनका मूड खराब, कहने लगे ऐसे कैसे। तो इन्होंने देखा, इन्होंने बोला कि ये बताओ कि कार कितने टाइम पे चली है, कितने वक्त तक चली है और कितना पेट्रोल खर्च हुआ है, वो सब मुझे लिख के दो। एक प्रधानमंत्री बोल रहा है कि ये जो पैसा है ये मैं अपनी सैलरी से कटवाऊंगा। आज क्या होता है, आज आप प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, उसके बेटे प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, आप विधायक अगर एक ऐसा भी नेता है ना, उसका बेटा भी आज ऐसे बताता है कि कहां का प्रेसिडेंट हूं। यह है ईमानदारी की पराकाष्ठा। बाद में इनको कार मिली और इन्होंने वो कार लोन पे ली। इनकी मौत के बाद जब इनकी पत्नी, मतलब इनकी भाई, देखिए ये प्रधानमंत्री, तो इनकी मौत के बाद क्या हुआ था कि कंपनी ने बोला कि हमको कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे। पहले भी इनसे पैसा नहीं मांग रहे थे, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन ललिता शास्त्री ने बोला नहीं, मेरे पति मुझसे बोल के गए थे कि आप आएंगे, लोन माफी के लिए बात करेंगे, आप मेरी पेंशन से पैसा कटवाइए। ऐसे थे। एक बार क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, बहुत अच्छी बनती थी इन दोनों की, बहुत अच्छी बनती थी। और एक दूसरे, जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ब्रिलियंट, गजब के लीडर थे यार वो भी, तो इनकी टांग खिंचाई बहुत करते थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि भाई पार्टी चल रही थी तो 2 समोसे जो हैं चुप्पे से लाल बहादुर शास्त्री के कुर्ते में रख दिए। तो लाल बहादुर शास्त्री से फिर बोला कि अरे देखो देखो शास्त्री जी 2 समोसे चुरा के ले जा रहे हैं, देखो इनको यहां से पेट नहीं भरा है। तब शास्त्री जी ने, उनका ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर और जो हाजिर जवाबी थी, उन्होंने बोला अरे बिल्कुल सही बात है, हम और नेहरू जी ना एक्चुअल में कार में ही पार्टी करेंगे, कार में साथ जाते थे और वो समोसा पार्टी चलेगी। और फिर उन्होंने पता क्या जवाब दिया कि देखिए पार्टी में हम सब तो आए हैं लेकिन हमारा ड्राइवर नहीं आया है, वो भी तो भूखा होगा, तो ये 2 समोसे उसके लिए है। सब लोग हंसने लगे और सब इन्हीं बातों पे तो हम्बल हुए। अब देखिए ऐसी और भी कहानियां हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि ये अपनी पहचान कभी नहीं बताते थे। कई बार ऐसा होता था कि ऐसे ही पहुंच जाते थे, कभी राशन की दुकान पे पहुंच जा रहे हैं, कभी किसी के यहां पहुंच जा रहे हैं, और ये बताते ही नहीं थे। अब उस समय क्या होता था कि भैया मंत्री थे, पता नहीं किसी को, तो सब बोलते थे कि आप कौन हो? लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, अब तुम बोलोगे देश के प्रधानमंत्री भी हो, तो जवाब ही नहीं देते थे। कहते हाँ वैसे मैं हूं, जब राशन कार्ड दिखाते थे वैसे मैं हूं, लेकिन जवाब नहीं। लेकिन फिर जब पीछे से सिक्योरिटी आती थी तब पता चलता था, अरे बाप रे बाप। ऐसे अनिल शास्त्री के साथ होता था। अनिल शास्त्री के साथ भी ऐसे कई बार भैया लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि कभी भी मेरा नाम यूज मत करना।
तो कई बार ऐसा होता था, स्कूल जा रहे हैं तो वहां पे लाइन में लगे हुए हैं और सब बोलते थे अरे शास्त्री जी क्या कर रहे हो। एक बार इनके बच्चे को प्रमोशन दे दिया, बहुत बहुत जबरदस्त प्रमोशन दे दिया इनके बच्चे को कि लो भैया प्रमोशन ले लो। क्यों? क्योंकि पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री का बेटा प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। फिर बाद में फोन आया लाल बहादुर शास्त्री का उसी कंपनी को कि बेटा मेरा बेटा है और ये इसलिए अगर तुमने इसको प्रमोट किया है ना तो फिर तुम बच्चों की नहीं कार्रवाई कर देंगे तुम्हारे ऊपर। कुछ इस तरीके का था। लाल बहादुर शास्त्री की सबसे बड़ी बात यह थी कि आप उनसे मिल सकते थे, कोई भी उनसे मिल सकता था। इतने हम्बल, इतनी ह्यूमिलिटी से क्या ही बताएं, गजब का कॉन्फिडेंस और इतने पंचुअल। एक बार क्या हुआ कि इन्होंने अपने बच्चे से बोला, अनिल शास्त्री से बोला कि बेटा कल जो है हम चलेंगे दिल्ली, चलो तुमको दिल्ली घुमा लाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत खुश। वैसे आपको बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही निकल जाते थे, मतलब ये अपने पद को और अपने आप को अलग देखते थे कि मेरा जो पूरा शरीर है, कण कण है, मेरे देश के लिए है, ठीक है, मेरा और बाकी जो बचा है, क्योंकि उस पद पे मैं हूं तो उस पद पे गरिमा है, लेकिन जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। तो एक बार इन्होंने अनिल शास्त्री से बोला कि चलो तुमको घुमा के लाएंगे। तो 8:30 बजे सुबह फ्लाइट थी। अब अनिल शास्त्री उठ नहीं पाए, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री एग्जैक्ट 8:30 बजे चले गए। तब ललिता शास्त्री बड़ी गुस्सा ही लाल बहादुर शास्त्री की, अरे तुमने बच्चे का दिल तोड़ दिया, तुम क्या कर रहे हो, ये 5-10 मिनट ही तो लेट था, तुम चले गए। तो पता है लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम अभी ये बात कह रही हो लेकिन अब इसको 5 मिनट की अहमियत पता चलेगी। इंसान को पंचुअल होना चाहिए, अगर वक्त की कदर वो नहीं कर रहा है तो वक्त उसकी कभी कदर नहीं करता है। तो ये जो सीख है ना, छोटी छोटी गलती से बन कहीं बड़ी गलती होती है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, इंदिरा गांधी और उनका आपको पता ही है के कामराज जो थे, जिनको किंग मेकर बोला जाता है, वो एक और महान नेता, तो के कामराज जो हैं उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री खुद नहीं चाहते थे, देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू का पद बहुत बड़ा था और उस समय ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि जब जवाहरलाल नेहरू जाएंगे तो कैसे देश चलेगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को के कामराज ने प्रधानमंत्री बनाया। अब उस समय ना, जो देखिए लोग तो बहुत खुश, लेकिन जो कांग्रेस थे बहुत खुश नहीं। कह रहे मोरारजी देसाई तो आपको पता ही, तो हमेशा से ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अरे यार क्या है, क्या कर पाएगा, छोटे कद का, इसका क्या ही है। लेकिन इन्होंने अपने काम से कमाल कर दिया। भैया उस समय पाकिस्तान अमेरिका बहुत साथ थे, तो अमेरिका ने ये बोला कि मतलब अमेरिका उस समय भारत को सबसे जो निचले स्तर का गेहूं होता है ना, जिसको फेंक दिया जाता है, PL480 वो दे रहा था, लाल गेहूं है ना, सबसे निचले स्तर का गेहूं। आज भी जो आपके दादा परदादा उनसे पूछिएगा वो आपको बताएंगे, है ना। तो अब क्या होता था, उसकी क्वालिटी बहुत खराब। तो अमेरिका ने बोला कि देखो अगर तुमने गड़बड़ की, या अगर तुम ये पाकिस्तान के, या क्योंकि देखिए भारत जो है ना अपनी आर्मी को रिऑर्गेनाइज कर रहा था। देखिए जवाहरलाल नेहरू एक उदारवादी नेता थे, उनको लगा कि चलो आर्मी क्या ही है, रहने दो। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री 1962 के बाद ये समझ गए थे कि भैया आर्मी बहुत जरूरत है, तो उन्होंने आर्मी को, जय जवान, उन्होंने आर्मी को पूरा रिऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला पूरी आर्मी को रिऑर्गेनाइज करो, सबको अत्याधुनिक अधिकार दो, हथियार दो। तो ये जब अमेरिका को पता चला, अमेरिका ने बोला अरे ये क्या हो रहा है, तो अमेरिका ने बोला तुमको गेहूं नहीं देंगे। तब लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि नहीं चाहिए तुम्हारे गेहूं, रख लो अपने पास। तो लाल बहादुर शास्त्री ने यहां पे पूरी जनता से अपील की, देशवासियों से अपील की कि आप देखिए हमारे पास गेहूं इस समय प्रॉब्लम होने वाली है, तो आपको एक समय के लिए खाना छोड़ना पड़ेगा गेहूं। यहां तक आपको पता है कि उस समय औरतें सोमवार के व्रत, औरतें क्या पूरा हिंदुस्तान मंडे को व्रत रहती थी, सोमवार। अभी भी अगर आप पूछेंगे ना औरतों से, बोलेंगे कि नहीं हम तो लाल बहादुर शास्त्री के लिए रहते, क्योंकि उन्होंने बोला था सोमवार को व्रत रहना शुरू कर दिया था। हर घर में एक छोटा सा खेत और वहां पे गेहूं उगाया जा रहा था। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री का हो रहा था कि एक बात पे पूरा देश उनके पीछे हो गया था। पाकिस्तान में इतना करते हैं, भारत ने इकलौती बार, एक ही बार पाकिस्तान बाउंड्रीज को क्रॉस किया, और वो एक ऐसा मौका था, मैं आपको बताता हूं कि उस समय अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा साथ दे रहा था, है ना, बहुत ज्यादा साथ दे रहा था अमेरिका। और पाकिस्तान बड़ा एकदम मतलब कॉन्फिडेंस में। और फिर 1962 में भारत हार भी गया था चाइना से, तो ये भी था कि अरे ये क्या ही जीत पाएंगे, और हमारे पास तो अमेरिका भी है, यूरोप भी पूरा साथ दे रहा था, पाकिस्तान का अत्याधुनिक अधिकार है, हथियार है, और यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो जनरल अयूब खान ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, और इनकी इकोनॉमी भी 1964 तक, पाकिस्तान की इकोनॉमी जब जनरल अयूब खान आए बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, और इनका साइंस प्रोग्राम भी चल रहा था, न्यूक्लियर, क्या कर लेंगे यार ये हिंदुस्तान। तो जनरल अयूब खान ने 1965 में युद्ध छेड़ दिया। अब आप ये समझिए कि जनरल अयूब खान जो हैं वो आगे आते हैं, इनकी जो आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कश्मीर तक आ गई। अब भैया क्या किया जाए, पहली बार इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने
इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर लिया। तब लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि ऐसी की तैसी पंजाब फ्रंट खोलो। आप विश्वास करेंगे कि भारत उस समय इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, एयरफोर्स का इतना शानदार काम था, लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी। अगर पाकिस्तान एक दिन भी लेट करता, लाहौर से लेकर कराची से लेकर पूरा का पूरा पाकिस्तान हम ले लेते। ये इतने परेशान हो गए थे जनरल अयूब खान, ये भागे, सोवियत का फिर प्रेशर आया भारत पे, ये भागे, अमेरिका से गुहार लगे कुछ करिए, तब जाके फिर ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है। और ताशकंद एग्रीमेंट में फिर भारत ने जितने भी एरियाज थे जो पाकिस्तान से लिए थे वो वापस कर दिए, पूरा लाहौर तक हमारे पास आ जाता। और फिर ये लिखित में दस्तावेज में ये बोला पाकिस्तान ने कि दोबारा कभी हमला नहीं करेंगे। समझ रहे हो, इतने ईमानदार। लेकिन आपको पता ही है कि वो 10 जनवरी की मनहूस रात, 10 जनवरी को एग्रीमेंट साइन होता और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि इनको जहर दिया गया था, क्योंकि नहीं माना जाता, अमेरिका डर गया था, क्योंकि जितनी तेजी से उस समय भारत आगे बढ़ रहा था ना, लाल बहादुर शास्त्री इतने जबरदस्त। और दोस्तों आप विश्वास मानिए कि अगर उस समय लाल बहादुर शास्त्री रहते, व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आए थे, भारत में दूध की प्रॉब्लम, व्हाइट रेवोल्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत ज्यादा फेवर करते थे। अगर लाल बहादुर शास्त्री रह जाते तो इंदिरा गांधी तो नहीं आ पाती, ये तो बिल्कुल डेड श्योर है। दूसरा पॉइंट ये था कि भारत उसी समय अमेरिका के एकदम इक्वल खड़ा रहता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है ना कि एंड टाइम पे ही हम अपने लीडर्स को खो देते हैं, हम अपने क्रूशियल लीडर्स को खो देते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री, अब आप ये समझिए कि इतना ईमानदार, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, पंक्चुअलिटी, आज क्या आप में है ये सारी चीजें? लाल बहादुर शास्त्री ये बताते हैं कि अपनी मेहनत से, ज्ञान से, इतनी नॉलेज, अपने ज्ञान से तुम पूरी दुनिया को झुका सकते हो। पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी अगर तुम ज्ञानी हो तो, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो, और बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं गांधी जी की, महात्मा गांधी की। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा शानदार हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स बैच, नया बैच 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो आपको कूपन कोड हिस्ट्री यूज करना है, आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि इतिहास बदल देंगे हम, क्योंकि आप सिलेक्ट हो गए, आप आईएएस बनोगे। ओके, अब महात्मा गांधी की बात करें। बंदे में था दम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी, जिनसे जो भी इनसे मिलता था इनका कायल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात क्लब, जो कि उस समय बड़ा फेमस था, 1916 की बात है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंग्लिशमैन, सिगार, ही वॉज वेरी वेरी वेल एजुकेटेड, लौटे वो बैरिस्टर बन के ब्रिटिश से, और काफी ज्यादा पढ़े लिखे। अब आते हैं महात्मा गांधी अपने वही लाठी लेके, और मतलब उस समय तो लाठी नहीं, लेकिन अपने वही बहुत ही सिंपल वेश में आए। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहली बार मुखातिब हुए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है यार, कौन आ गया यार, क्या है यार। लेकिन जब महात्मा गांधी ने बात करना शुरू की तो वल्लभ भाई पटेल ने सरेंडर कर दिया, बोला कि यार मुझे नहीं पता ये महात्मा है नहीं है, कौन है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, ये इंसान सीरियस है और इसने अपने पूरी जिंदगी भारत को दे दी है। रेस्ट इज हिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू के साथ आपको पता है, मोतीलाल नेहरू, नेहरू खानदान एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल खानदान था। मोतीलाल नेहरू जो है वो बहुत बड़े एडवोकेट थे, और एडवोकेट की चलती थी, बड़े लीडर। अब जवाहरलाल नेहरू चने खाते थे, बाद में जवाहरलाल नेहरू ने चने खाना, मूंगफली खाना शुरू कर दिया था। तो यार ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहां पे बड़ी बात पता है गांधी जी की क्या थी, वो बड़े से बड़े इंसान को एकदम नीचे उतार देते थे। और उस समय गांधी जी का इतना बड़ा ऑरा था कि पूरा का पूरा देश गांधी जी की सारी बातें सुनता था, वो एक बोल देते थे, क्योंकि भाई वो उनकी जो टेक्निक है वो आज भी काम करती है। सरकार चाहती है तुम हिंसा कर दो, जिस दिन हिंसा करोगे सरकार इतना मारेगी, टांग तोड़ के अंदर डाल देगी। सरकार तो ये चाहती है बेटा एक और हिंसा तो करो। तो यही गांधी जी ने उस समय समझा कि हिंसा नहीं करनी है, हिंसा, क्योंकि उस समय भारत तैयार नहीं है। आप ये समझिए कि गांधी जी के आंदोलन, गांधी जी के जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन, सबसे पहला 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उस समय गांधी जी को पता था कि अभी हमारी जनता तैयार नहीं है आंदोलन के लिए, तो पहले उनको तैयार करो। 1920 में जनता इतने बड़े आंदोलन के लिए तैयार हुई। 1930 में अब और ज्यादा मैच्योरिटी आ गई आंदोलन को लेके, तो अब हम और इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। और 1942 में जब पूरी तरीके से जनता तैयार हो गई, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करो। समझ लो, गांधी जी की यह मास्टर स्ट्रैटेजी थी। 1930 में दांडी मार्च,
अरे ब्रिटिशर पगला गए, सर पकड़ बाल नोच लिए थे कि कैसे इस इंसान को हैंडल करे। दांडी मार्च, गांधी जी ने बोला कोई भी हथियार नहीं उठाएगा, भैया चल रहे हैं, पूरा कारवां बनता जा रहा है। अब इधर पूरी दुनिया में खबर छप रही है कि एक इंसान लाठी लेके खादी पहन के निकल गया है, तन पे कपड़ा नहीं है, फकीर, लेकिन बैंड बजाने निकल गया है। तो ब्रिटिश मीडिया में जब ये खबर चली तो उन्होंने बोला अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। अब दिक्कत क्या हुई कि ब्रिटिशर ने बोला कि मारो सबको। जब मारना शुरू किया तो ये खबर छपे, तो ब्रिटिशर बोले यार मारे तो प्रॉब्लम, ना मारे तो हम हमारी चीचा लेदर हो रही है, इसको डील कैसे करना है समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ हिसाब किताब था। इतनी हिम्मत, गांधी जी को कई बार मारने की कोशिश की गई। एक बार क्या हुआ कि गांधी जी को बोला कि एक इंसान था, एक बड़ा, तो कहता मार दूंगा मैं, गोली मार दूंगा, बहुत बार धमकी देता। तो गांधी जी ने बोला चलो मारो तुम। तो गांधी जी क्या किए, सुबह उठे, ठीक है, गांधी जी की कोई सिक्योरिटी तो रहती नहीं थी, तो ऐसे सुबह सर्दियों का समय था और धुंध था, तो गांधी जी जो हैं बोले कि चलो आज तो मैं गोली खा ही लूंगा। गए, चलते चलते गए और उसके बाद वो खड़े हो गए जिस इंसान के सामने जिसको गोली मार के, तो लो मैं तुम्हारे सामने आया, निहत्ता हूं, मुझे मारो। वो इंसान जो है कांप गया और वापस लौट गया। इतनी हिम्मत थी गांधी जी से ज्यादा किंग जॉर्ज ने उनको बुलाया था, किंग जॉर्ज। तो किंग जॉर्ज भैया, इंग्लैंड में उस समय ये होता था कि ओ माय गॉड रॉयल, आई यू वांट टू टॉक, इस तरीके का कुछ होता था। तो बड़े रॉयल्टी वाले किंग जॉर्ज, गांधी जी भैया बिना कपड़े के चले गए। तो भैया एक फकीर आया, एक नंगा इंसान आया है, ओ नंगा पुंगा इंसान आया वहां पे। तो फिर यहां पे किंग जॉर्ज था कि ये कैसा इंसान है, इसके पास तो कपड़े ही नहीं है, ये है कौन, तो आपको मिलना है। किंग जॉर्ज ने नहीं मिलेंगे, मजाक उड़ाएंगे इसका, आने तो मजाक उड़ाएंगे इसका। गांधी जी तो भैया आए बैठे। तो गांधी जी से बोला किंग जॉर्ज ने कि ओ माय गॉड, आपके तन पे तो कपड़े ही नहीं है, ऐसा क्या हो गया, ओ माय गॉड कहां चले गए आपके कपड़े, ले गए क्या सबके सब। गांधी जी ने पता है क्या जवाब दिया, गांधी जी ने जवाब यह दिया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, हमारे कपड़े चुरा के तो आपने पहन लिए। ये गांधी जी का जवाब था। उसका मुंह इतना सा रह गया किंग जॉर्ज का कि भैया सबसे बड़े चोर तो तुम हो। तो ये हिम्मत थी बोलने की, साफ बोलने की, मुंह पे बोलने की, और ऐसे बोलने की कि हाँ यार लगा तो कुछ बहुत जोर से है, लेकिन आप उस इंसान को कुछ कर नहीं सकते। ये थे महात्मा गांधी, समझ रहे हो। आज इनको इतनी गालियां दी जाती हैं, गोडसे ने पीठ पीछे वार किया था, हिम्मत नहीं थी कि सामने वार करे, समझ रहे हो। अरे तुम जाके जिन्ना को मार रहते, अगर इतना ही था तो सामने से बता के नहीं निकाली गोली। तो आज जो लोग ये कहते हैं ना, ठीक है, जो इतना, जरा गांधी जी को समझ लो। आप किसी के इंटेलेक्चुअल लेवल पे को इस तरीके से भाप सकते हो कि उसके गांधी जी के, और आपको बता दो गांधी जी में भी कमियां थी, ऐसा नहीं है, और इस बात को वो मानते हैं कि हर एक इंसान में कमियां होती है, ऐसा नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ये चीज है। तो महात्मा गांधी ये सारी चीजें की, उनका जीवन ही एक पूरा का पूरा इंस्पिरेशन रहा है। सत्याग्रह और अहिंसा पे चल के आपको बता दो कि वो जो आइडियोलॉजी है, आजादी के बाद ज्यादातर क्या 90% भारतीय नेताओं ने यही आइडियोलॉजी पे वो चले। और आप देखिए कि भारत कितना ज्यादा डेवलप किया उस समय। 1965 तक भारत इतनी तेजी से डेवलप कर रहा था, वॉर के बाद, इंडो चाइना वॉर के बाद प्रॉब्लम, ऐसे लीडर्स थे, इसीलिए भारत डेवलप किया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग है। और आज के अगर परिपक्ष में बात करें, वर्तमान में बात करें हम गांधी जी शास्त्री जी की भी, तो ये एक पॉलिटिकल टूल हो गए खाली। यहां पे जितने भी हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ पॉलिटिकल टूल। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, इतना नौटंकीबाज नेता, पता नहीं कौन था, गांधी जी की तस्वीर थी, बाप रो रहा था। अरे यार दिख रहा है तुम एक्टिंग कर रहे हो भाई, बस ठीक है, हो गया। तो आप ये समझिए कि अगर आज के और आज भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इन्हीं की आइडियोलॉजी पे चलना पड़ेगा, वरना सक्सेस मिलती नहीं है। गांधी जी का मॉडल आपको पता ना, यूरोप में गांधी जी का मॉडल चल रहा है, अमेरिका में गांधी जी का मॉडल चल रहा है। जो बोल के गए थे वो, हालांकि यहां पे भी रेफरेंस भागवत गीता का भी है। गांधी जी सबसे ज्यादा, अगर आप गांधी जी की लाइफ को क्लोजली देखो तो सबसे ज्यादा वो भागवत गीता से इंस्पायर्ड थे, बहुत ज्यादा, और उनकी टीचिंग में भी वही झलकता है, राइट। तो ये चीज है, निर्बल के बल राम, जब गांधी जी हमेशा बोलते थे, है ना। तो आज गांधी जयंती है और आई होप आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। शास्त्री जयंती भी है, तो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एक ऐसा लीडर की सख्त जरूरत है जो इन्हीं के, मतलब हमको एक सही रास्ता दिखाए और इन्हीं के चीजों को आगे बढ़ाए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।